चलिए नेक्स्ट हेडलाइन डालिए। नेक्स्ट चैप्टर है आपका वर्चुअल वर्क डन। वर्चुअल वर्क डन। देखिए इस चैप्टर की खास बात ये है, पहले भी हमने आपको बताया कि जो आपका इम्पॉर्टेंट चैप्टर था वो ख़त्म हो गया, मतलब जिसमें आपको कई पैटर्न के क्वेश्चंस मिले वो अब आपका चैप्टर ख़त्म हो गया। वर्चुअल वर्क डन में आपको केवल एक ही पैटर्न पे काम करना है, एक ही पैटर्न पे काम करने वाला एक ही टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। 4 थ्योरम है, इससे 8 नंबर का पेपर बनता है। 2 चैप्टर ये खत्म हो जाएगा। तीसरा है कैटनरी, चौथा है स्टेबल अनस्टेबल। कैटनरी आपका 6 घंटे का चैप्टर है, स्टेबल अनस्टेबल 4 घंटे का चैप्टर है, मतलब आपका पूरा फर्स्ट सेक्शन खत्म हो गया। 30 नंबर आपने पढ़ लिया। ठीक है, अब हम कुछ दिन ड्रॉप करेंगे, अब हम नहीं पढ़ाएंगे। अब आपका 4th पेपर चलेगा OR, बाकी तीनों पेपर चल ही रहे हैं। कल आपको अभिषेक सर पढ़ाएंगे टाइम टेबल के हिसाब से। तो वर्चुअल वर्क डन अब एक ये थोड़ा दूसरा चैप्टर है जिसमें केवल एक टाइप के क्वेश्चन आते हैं। खास बात इसकी ये हो गई। वर्चुअल वर्क डन पढ़ने से पहले वर्क डन क्या होता है हम वो समझेंगे, क्योंकि वर्क डन जाने बिना वर्चुअलिटी को पढ़ना मूर्खता कहलाएगी। आप वर्चुअलिटी तब तक नहीं समझ पाएंगे जब तक कि आप वर्क डन नहीं समझ रहे हैं। तो पहली बात तो ये कि वर्क डन होता क्या है। वर्क डन, वर्क मतलब कार्य, डन मतलब करना। किसी भी कार्य को करने की क्षमता इज कॉल्ड वर्क डन। द टेंडेंसी ऑफ टू डू अ वर्क इज कॉल्ड वर्क डन। किसी भी कार्य को करने की क्षमता को हम कहते हैं वर्क डन। कार्य क्या होता है, कार्य के बारे में कुछ जानते हैं? वर्क के बारे में, वर्क का फॉर्मूला, वर्क कैसी राशि है, अदिश है, सदिश है, वेक्टर है, स्केलर है, क्या क्या चाहिए, कुछ जानते हैं इसके बारे में? अदिश राशि है और क्यों अदिश है, क्यों सदिश नहीं है, कुछ और नहीं। चलिए कोई बात नहीं। वर्क को लिखते हैं W से। W इज इक्वल टू F इंटू D। D का मतलब होता है डॉट प्रोडक्ट, और डॉट प्रोडक्ट से मिलने वाली जो क्वांटिटी होती है वो हमेशा स्केलर होती है। इसका मतलब वर्क डन अदिश राशि है, मतलब स्केलर क्वांटिटी है। क्यों? वर्क डन का मतलब होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अलोंग फोर्स। बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन। चूंकि हमने दिशा को फिक्स कर दिया कि वो बल की ही दिशा में होगी, इस कारण से ये आपकी स्केलर क्वांटिटी होती है। वर्क डन W का मतलब होता है F इंटू डी। F मतलब होता है फोर्स, D मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट। लेकिन वो डिस्प्लेसमेंट किसकी दिशा में लेना है? फोर्स की दिशा में। क्योंकि फोर्स की दिशा में डिस्प्लेसमेंट हमने ले लिया, इसका मतलब हमने डिस्प्लेसमेंट की दिशा को निश्चित कर दिया। इस कारण से दिशा फिक्स होने के कारण ये अदिश राशि कहलाती है। बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन, दिशा हमने फिक्स कर दी। दिशा फिक्स होने के कारण ये आपकी अदिश राशि कहलाती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कोई पार्टिकल यहाँ पे है, इस पार्टिकल पे हमने F फोर्स लगाया जिस कारण से ये इस दिशा में डिस्प्लेस हो गया। ठीक, तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होगा? बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन। ये विस्थापन है मान लीजिए OA, ये एंगल थीटा है, तो OA डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। OA को किसकी दिशा में लेकर के जाएंगे? फोर्स की, बल की दिशा में। जब OA को बल की दिशा में लेकर के जाएंगे तो एंगल से सटा हुआ कॉस मिलेगा आपको OA कॉस थीटा, तो मिलेगा F इंटू OA कॉस थीटा।
बल की दिशा में विस्थापन, ये बल की दिशा में नहीं था बल्कि उससे थीटा एंगल पे था, तो बल की दिशा में करेंगे तो एंगल से सटा हुआ कॉस, तो OA कॉस थीटा, बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन, ये होता है वर्क डन। चूँकि हमने दिशा निश्चित कर दी कि वो बल की ही दिशा में होगी, इसलिए ये आपकी स्केलर क्वांटिटी होती है। फिर देखिए वर्क डन के आगे क्यों वर्चुअल शब्द की ज़रूरत पड़ी। भाई वर्क डन तो हमको समझ में आ गया, कार्य करने की क्षमता, कार्य करने की क्षमता के लिए क्या क्या चीज़ चाहिए होगा, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट किसके अलॉन्ग होना चाहिए, फोर्स के, मतलब W = F × D, चूँकि D डॉट स्केलर क्वांटिटी है, इसका मतलब वर्क डन भी कैसी क्वांटिटी हो गई, स्केलर क्वांटिटी हो गई। फोर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको पहले भी बताया गया है, एक पॉइंट चाहिए होता है जिसको हम लोग कहते हैं पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, ठीक। एक लाइन चाहिए होती है जिसको हम लोग कहते हैं लाइन ऑफ एक्शन, और इसकी जो लंबाई होती है वो हमको मैग्नीट्यूड देती है, ठीक है। तो बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन, ठीक। अब बात ये हुई कि वर्चुअलिटी शब्द का यूज़ क्यों किया गया, क्यों वर्चुअल शब्द आया। कई बार ऐसा पाया गया कि हम बल तो लगाते हैं लेकिन विस्थापन नहीं होता है, मतलब वर्क डन 0 होता है। फॉर एग्जाम्पल ब्लैक बोर्ड को धक्का दीजिए, अभी हम आधे घंटे तक धक्का देंगे, आपको भी बुला लेंगे धक्का देने के लिए, आप भी आधे घंटे तक धक्का देंगे लेकिन डिस्प्लेस नहीं होगा ये अपनी जगह से। हाँ, आधे घंटे बाद आपको ये ज़रूर लगने लग जाएगा कि हम थक गए, अब हमको टायर्डनेस हो रही है, लेकिन इसमें कोई भी अंतर नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि इस केस में वर्क डन क्या हुआ, 0। क्यों वर्क डन 0 हुआ? क्योंकि आपके द्वारा किए गए कार्य की क्रिया उधर से प्रतिक्रिया के बराबर हो गई। एक्शन दीवार का रिएक्शन, एक्शन रिएक्शन कैंसिल, मतलब रिजल्टेंट फोर्स 0, रिजल्टेंट फोर्स 0 मतलब वर्क डन 0। ये कहलाता है आपका कि हमने इसमें फोर्स तो लगाया, दिशा भी निश्चित कर दी, बल की दिशा, लेकिन वर्क डन क्या आ गया, 0। दूसरा चीज़, मान लीजिए हम यहाँ पर खड़े हैं, एक राउंड लगा करके हम फिर वापस यहीं आ गए, एक चक्कर लगाने में डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, 0। तो जब डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया तो वर्क डन भी क्या हो गया, 0। तो इन दोनों केसेस में, ब्लैक बोर्ड को धक्का देने के केस में और एक जगह से मोशन स्टार्ट करके वापस उसी जगह पे पहुंचने में, डिस्प्लेसमेंट 0, वर्क डन 0, मतलब W क्या हो गया, 0। जब सिस्टम इक्विलिब्रियम में होता है तो उस पर लगने वाले सारे फोर्सेस 0, वर्क डन क्या होगा, 0, ठीक है। कुछ स्टैटिक्स के प्रॉब्लम में, स्टैटिस्टिकल प्रॉब्लम में क्या पाया गया कि आप वर्क डन सवाल को हल करने के लिए मान लीजिए कि वर्क डन 0 नहीं है, ठीक है। जैसे कभी इसको जानते हैं क्या कहते हैं, क्या है ये, कोई पढ़ा है, कभी देखा है इसको? एप्सिलॉन का नाम सुना है, फिजिक्स में आता होगा अक्सर। कहते हैं एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, ठीक है। फिजिक्स में क्वेश्चन सॉल्व कर लेते थे, मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेते थे, याद आ रहा है? अंत में ले जाकर के कहते थे एप्सिलॉन = 0। तो जो चीज़ ग्रेटर देन 0 थी वो अचानक से =0 क्यों हो गई? आपने क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एप्सिलॉन को इंट्रोड्यूस किया, एप्सिलॉन के लिए कहा इनफाइनाइटली स्मॉल क्वांटिटी है ये,
इनफाइनाइटली स्मॉल क्वांटिटी का मतलब बहुत छोटी क्वांटिटी है ये। बहुत छोटी का मतलब जितना आप छोटे से छोटा सोच सकते हैं। तो जब ये बहुत छोटी क्वांटिटी है तो अंत में इसको ले जा करके हम लोग क्या कर देते थे, ज़ीरो। क्वेश्चन का पैटर्न क्या होता था, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैग्नेटिक फील्ड में, ग्रेविटेशनल फील्ड में एप्सिलॉन को इंट्रोड्यूस करते थे, अंत में ले जा करके क्वेश्चन सॉल्व करते थे, फिर कहते थे एप्सिलॉन इज इक्वल टू ज़ीरो और हमको हमारा क्वेश्चन सॉल्व मिलता था। ठीक उसी तरीके से क्या पाया गया, कुछ स्टैटिस्टिकल प्रॉब्लम में जिसमें सिस्टम इक्विलिब्रियम में होता है, ये पाया गया कि वर्क डन हमारा ज़ीरो नहीं है, बहुत छोटा वर्क डन हुआ है। उसको हम लोग लिखते हैं डेल डब्ल्यू से, कहते हैं इनफाइनाइटली स्मॉल वर्क डन। और इस वर्क डन के करस्पॉन्डिंग जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी बहुत छोटा है। इसको मानते हैं, सवाल को हल कर लेते हैं और अंत में जा कर के डेल डब्ल्यू को ज़ीरो कर देते हैं। ऐसा केवल इसलिए करते हैं जिससे हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। इसको कहते हैं वर्चुअल वर्क डन। वर्चुअल का मतलब है नहीं, हम फील कर रहे हैं, इसलिए इसकी हिंदी होती है आभासी। है नहीं लेकिन फिर भी हम इसको एग्जिस्ट मान रहे हैं और अंत में जा कर के हम फिर उसको ज़ीरो कर दे रहे हैं, इसलिए इसको कहते हैं वर्चुअल वर्क डन। वर्चुअल वर्क डन को सॉल्व केवल स्टैटिस्टिकल प्रॉब्लम में करते हैं। इसमें ये मानते हैं कि वर्क डन है नहीं लेकिन हम फिर भी बहुत छोटा डिस्प्लेसमेंट, इनफाइनाइटली स्मॉल डिस्प्लेसमेंट और उसके करस्पॉन्डिंग इनफाइनाइटली स्मॉल वर्क डन लेकर के चलते हैं, क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, अंत में ले जा करके इसको इक्वल टू ज़ीरो कर देते हैं और कहते हैं कि हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, तो वर्चुअल वर्क डन मतलब होता नहीं है, हम मान के चलते हैं, अंत में ले जा कर के इक्वल टू ज़ीरो कर देते हैं, इसको बोलते हैं वर्चुअल वर्क डन। इसकी हिंदी होती है आभासी कार्य विधि। ठीक है, ये इसका पूरा कंसेप्ट था। एक बार फिर से रिवाइज कर रहे हैं, देखिएगा। वर्क डन का मतलब होता है द टेंडेंसी ऑफ डू अ वर्क, किसी भी कार्य को करने की क्षमता। फॉर्मूला होता है F इंटू डी, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग फोर्स, बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन। चूँकि डॉट प्रोडक्ट आया है इस कारण से ये स्केलर क्वांटिटी होती है। स्केलर क्यों होती है? क्योंकि इसमें हमने बल को लगने की दिशा को फिक्स कर दिया कि विस्थापन हमेशा बल की दिशा में होगा। उसके बाद आपसे कहा गया कि मान लीजिए ये है, इस पर हमने F फोर्स लगाया जिससे ये इधर डिस्प्लेस कर गया, तो फॉर्मूला W इज इक्वल टू F इंटू OA नहीं होगा बल्कि बल की दिशा में विस्थापन होगा। विस्थापन थीटा एंगल पे अगर हो और उसको बल की दिशा में लेकर के जाएंगे तो एंगल से सटा हुआ कॉस, दैट मीन्स OA कॉस थीटा, इसको कहते हैं बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन। फिर बात आई कि बल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको कहते हैं पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, कि किस बिंदु पर बल लग रहा है, लाइन ऑफ एक्शन, किस दिशा में बल लग रहा है, और इसकी जो लंबाई होती है वो बताती है कि कितने मैग्नीट्यूड का बल लग रहा है। यह आपने फिजिक्स में वेक्टर्स में ट्रेस किया होगा क्लास 11th और 12th में। उसके बाद बात आई वर्चुअल वर्क डन की। वर्चुअलिटी की क्या यूज़ पड़ा, तो वर्चुअल वर्क डन का कंसेप्ट एप्सिलॉन से लिया गया है। आपने फिजिक्स में देखा होगा कि एप्सिलॉन को पहले इंट्रोड्यूस करते हैं, उसके बाद एप्सिलॉन को ले जा करके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, अंत में एप्सिलॉन इज इक्वल टू ज़ीरो कर देते हैं। जनरली ये मैग्नेटिक फील्ड में किया जाता था। तो एप्सिलॉन इनफाइनाइटली स्मॉल क्वांटिटी है, मतलब छोटी से छोटी, इनफाइनाइटली स्मॉल, बहुत छोटी, जितना छोटा आप सोच सकते हैं, इसलिए उसको हम लोग अंत में क्या कर सकते हैं, इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ पे भी क्या करेंगे, आपको बताया गया कि अगर इस ब्लैक बोर्ड को धक्का देंगे तो कोई भी कार्य होता हुआ नहीं दिखेगा, जबकि आप थक जाएंगे। कार्य होता हुआ क्यों नहीं दिखा, क्योंकि एक्शन रिएक्शन के बराबर हो गया, एक्शन रिएक्शन के बराबर हो गया। दूसरी बात, अगर आप कोई भी पार्टिकल लेकर के ऐसे घुमा के अपनी जगह पर ले आए तो उस केस में डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ज़ीरो, कोई भी वर्कडन नहीं होगा, जबकि वो आपको वर्कडन करता हुआ दिख रहा था। तो ऐसे केसेस में
कहते क्या है कि हम मान लेते हैं कि एक बहुत छोटा सा डिस्प्लेसमेंट हो रहा है जिसको वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट, उसके करस्पॉन्डिंग वर्क डन को वर्चुअल वर्क डन कहते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, अंत में ले जा करके इक्वल टू 0 कर देते हैं, इसको कहा जाता है वर्चुअल वर्क डन का कंसेप्ट। ये ज़्यादातर स्टैटिस्टिकल प्रॉब्लम्स में होता है। ठीक है, लिखिए इतना, हेडलाइन डालिए वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट एंड वर्चुअल वर्क। वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट एंड वर्चुअल वर्क। वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट एंड वर्चुअल वर्क, पहली हेडलाइन में लिखिए इसमें, इफ अ बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, इफ अ बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, if a body is in equilibrium under the action of number of coplanar forces, under the action of number of coplanar forces, then there is no motion, then there is no motion, then there is no motion, and consequently का मतलब परिणाम स्वरूप, and consequently there is no displacement। मतलब सिस्टम इक्विलिब्रियम में था तो एक्शन बराबर रिएक्शन, मतलब नो फोर्स। अगर हम घूम करके ऐसे आए तो हमने मोशन तो किया, मोशन और डिस्प्लेसमेंट में अंतर समझते हैं, मोशन तो किया लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, 0, मतलब नो डिस्प्लेसमेंट। उस केस में वर्क डन क्या होगा, 0, चाहे F0 चाहे D0, W क्या होगा, 0। आगे लिखिए, बट it is found convenient, but it is found convenient in some statistical problem, in some statistical problem to suppose the body to receive an imaginary displacement, to receive an imaginary displacement called virtual displacement, full stop। If the body is not actually displaced, if the body is not actually displaced, if the body is not actually displaced, the work done is called
वर्चुअल वर्क डन। द वर्क डन इज कॉल्ड वर्चुअल वर्क डन। ठीक है, मतलब इसमें डिस्प्लेसमेंट होता नहीं है, हम अपने मन से इनफाइनाइटली स्मॉल डिस्प्लेसमेंट मानते हैं जिसको वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट, और इसके करस्पॉन्डिंग वर्क डन को वर्चुअल वर्क डन कहते हैं। थ्योरम लिखिए, लिखिए द एल्जेब्राइक सम, SUM सम, द एल्जेब्राइक सम ऑफ द वर्क डन the algebraic sum of the work done by number of coplanar forces acting on a particle in any displacement is equal to the work done by their resultant in the same displacement, ठीक है। पहले तो थ्योरम समझिए, ये जो डेफिनेशन लिखवाएं ये आखिरी बार 2017 में आई थी, पूछी जाती है डेफिनेशन भी और थ्योरम भी। देखिए क्या कह रहा है, कोई पार्टिकल है O, इस पार्टिकल के ऊपर सिस्टम ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस लग रहे हैं। मान लिया इस पे पहला वाला जो कोप्लेनर फोर्स लग रहा है वो है F1, दूसरा वाला कोप्लेनर फोर्स लग रहा है वो है F2, तीसरा कोप्लेनर फोर्स लग रहा है वो है F3, और ऐसे ही बढ़ते बढ़ते nth कोप्लेनर फोर्स लग रहा है वो है Fn। इसको बोलते हैं सिस्टम ऑफ n कोप्लेनर फोर्सेस। इन कोप्लेनर फोर्सेस के कारण इस पार्टिकल में होने वाला डिस्प्लेसमेंट है OA। ये रहा डिस्प्लेसमेंट OA, ये है x एक्सिस हमारे। मान लिया ये डिस्प्लेसमेंट इससे θ1 एंगल पे हो रहा है, ये डिस्प्लेसमेंट इससे θ2 एंगल पे हो रहा है, ये डिस्प्लेसमेंट इससे θ3 एंगल पे हो रहा है, ये डिस्प्लेसमेंट इससे θn एंगल पे हो रहा है। ठीक, एक आपका पार्टिकल था O, इस पार्टिकल पर सिस्टम ऑफ n कोप्लेनर फोर्सेस लगे, F1, F2, F3 एंड सो ऑन Fn। इन सब के कारण ये डिस्प्लेस कर गया OA पे। OA से θ1 एंगल पर F1 लग रहा है, OA से θ2 एंगल पर F2 लग रहा है, OA से θ3 एंगल पर F3 लग रहा है, OA से θn एंगल पर Fn लग रहा है। तो कह रहा है कि इन सब के कारण किया गया वर्क डन बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन, इसके द्वारा किया गया वर्क डन W1। बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन, इसके द्वारा किया गया वर्क डन W2। बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन, इसके द्वारा किया गया वर्क डन W3। बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन,
इसके द्वारा किया गया वर्क डन WN। कह रहा है इन सबके द्वारा किए गए वर्क डन का एल्जेब्राइक सम, मतलब W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस डैश 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 प्लस WN। ठीक, इन सब बलों के रिजल्टेंट जो कि इससे थीटा एंगल पर हो के द्वारा किए गए वर्क डन के बराबर होता है। ये आपका थ्योरम है। क्या कह रहा है कि किसी पार्टिकल के ऊपर n कोप्लेनर फोर्सेस काम कर रहे थे, जिसके कारण पार्टिकल OA पे डिस्प्लेस कर गया। OA इससे θ1 एंगल पे, θ2 एंगल पे, θ3 एंगल पे, θn एंगल पे है। इसके द्वारा किया गया वर्क डन W1, इसके द्वारा किया गया वर्क डन W2, इसके द्वारा किया गया वर्क डन W3, इसके द्वारा किया गया वर्क डन WN। इन सबका एल्जेब्राइक सम इन सारे फोर्सेस के रिजल्टेंट के द्वारा किए गए वर्क डन के बराबर होगा। तो इससे फायदा क्या होगा आपको? मान लीजिए किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर 100 फोर्स काम कर रहे हैं और आपसे कह रहा है वर्क डन बताओ, तो उन 100 फोर्सेस का अलग अलग वर्क डन नहीं निकालना है। उन 100 फोर्सेस का तुरंत आप रिजल्टेंट निकालेंगे। रिजल्टेंट निकालने के बाद उस रिजल्टेंट द्वारा किया गया वर्क डन निकालेंगे, वो उन 100 फोर्सेस के द्वारा किए गए वर्क डन के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका थ्योरम था। समझ में आया? लिखिए प्रूफ। प्रूफ लिखिए इसमें, let us suppose that system of n coplanar forces F1, F2, F3, डैश 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 Fn, F1, F2, F3, डैश 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 Fn act on a particle at O so that the particle is displaced from O to A. O से कहाँ पे डिस्प्लेस हो गया? A पे। फुल स्टॉप। लेट θ1, θ2, θ3, डैश 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 θn be the angles by which the line of action, देखिए ये लाइन ऑफ एक्शन होती है। ये किसकी लाइन ऑफ एक्शन है? F1, ये F2। लाइन ऑफ एक्शन OA से क्या क्या एंगल बना रही है? θ1, θ2, θ3। by which the line of action of forces F1, F2, F3, डैश 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 Fn
Fn makes with OA, makes with OA, लाइन चेंज करके लेट कैपिटल R be the resultant of, let capital R be the resultant of system of n coplanar forces, system of n coplanar forces which makes an angle theta which makes an angle theta from OA, from OA। फिर लाइन चेंज करके लिखिए लेट W1, W2, W3, डैश 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 Wn, let W1, W2, W3, dash 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 Wn be the work done, be the work done by the coplanar forces F1, F2, F3, F1, F2, F3, dash 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 Fn respectively, dash 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 Fn respectively, and W be the work done, and W be the work done by the resultant force then छोड़ दिया, ध्यान देखिए W1 निकालेंगे तो कहते हैं बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन, तो बल तो F1 है, विस्थापन को बल की दिशा में निकालेंगे तो क्या मिलेगा, एंगल से सटा हुआ कॉस OA कॉस थीटा 1, तो आएगा बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन मतलब OA कॉस थीटा 1, ठीक है। W2 निकालेंगे तो बल की दिशा में विस्थापन बोलिए OA कॉस थीटा 2। W3 निकालेंगे तो बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन कॉस थीटा 3, और ऐसे ही Wn निकालेंगे तो बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन, ठीक। फिर देखिए हेंस द एल्जेब्राइक सम, अब इन सबका एल्जेब्राइक सम निकालना है। हेंस द एल्जेब्राइक सम ऑफ द वर्क डन बाय एन कोप्लेनर forces is given by, देखिएगा सबका एल्जेब्राइक सम होगा W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस सो ऑन Wn इज इक्वल टू, सबका सम करिए तो आएगा F1 डॉट OA कॉस थीटा 1 प्लस F2 डॉट
ओ ए कॉस थीटा 2 प्लस F3 डॉट ओ ए कॉस थीटा 3 एंड सो ऑन Fn ओ ए कॉस थीटा n। ठीक है, आपको पता है डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव लॉ को सेटिस्फाई करता है। a इंटू बी को b इंटू ए लिख सकते हैं। सब में आपको ओ ए कॉमन दिख रहा होगा, ओ ए को बाहर निकाल दीजिए। सबसे पहले तो डॉट प्रोडक्ट बनाएंगे, ओ ए डॉट F1 कॉस थीटा 1 कम्यूटेटिव लॉ प्लस ओ ए डॉट F2 कॉस थीटा 2 प्लस ओ ए डॉट F3 कॉस थीटा 3 प्लस सो ऑन ओ ए डॉट Fn कॉस थीटा n। अब ओ ए को बाहर करिए, ओ ए बाहर होगा, ओ ए डॉट को बाहर कर दिया, मिलेगा F1 कॉस थीटा 1 F2 कॉस थीटा 2 प्लस F3 कॉस थीटा 3 प्लस सो ऑन Fn कॉस थीटा n। अब ज़रा इस चीज़ को समझिएगा, F1 कॉस थीटा 1 प्लस F2 कॉस थीटा 2, मतलब ये जो आपका डायग्राम है ठीक है, अगर ये F1 हो, ये F2 हो, ये Fn हो और ये R हो, तो F1 कॉस थीटा 1 यहाँ मिलेगा। ठीक, ये चीज़ समझते हैं ना, एंगल से सटा हुआ कॉस, यहाँ पे F2 कॉस थीटा 2 मिलेगा। ठीक ऐसे ही आपको Fn कॉस थीटा n मिलेगा, ये उन सब का सम मिलेगा। ठीक, लेकिन इन सब का सम तो इसके रिजल्टेंट के बराबर होता है। R का जब यहाँ लेंगे, अगर ये एंगल थीटा हो तो ये किसके बराबर रहेगा, R एंगल से सटा हुआ कॉस थीटा। ये चीज़ समझ में आती है, क्लियर है, फर्स्ट चैप्टर से है। दिस इम्प्लाइज ओ ए डॉट, ये सब की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, आर कॉस थीटा। इंटरचेंज करिए, आर डॉट ओ ए कॉस थीटा। ठीक है, कम्यूटेटिव लॉ से इसको लिख सकते हैं रिजल्टेंट फोर्स आर की जगह डॉट ओ ए कॉस थीटा का मतलब डिस्प्लेसमेंट अलोंग रिजल्टेंट की दिशा में डिस्प्लेसमेंट। तो ये बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन किसके अलोंग, रिजल्टेंट के। तो इसका मतलब ये होगा वर्क डन बाय रिजल्टेंट फोर्स। ठीक है, वर्क डन बाय रिजल्टेंट फोर्स मतलब रिजल्टेंट फोर्स डिस्प्लेसमेंट अलोंग रिजल्टेंट फोर्स मिल जाएगा आपको। दिस इम्प्लाइज W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस डैश 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 प्लस Wn बराबर W। यही आपको सिद्ध करना था। ठीक है, उतार लीजिए।
वाले बच्चों को थोड़ा बोलिए कि आप कहीं कर रहे हैं और एडमिशन ले लिया आपके साथ वाले? नहीं, आपके साथ वाले कोचिंग शुरू कर दिए पढ़ना? अरे वही तो दिक्कत है बच्चों की। हो गया? यहाँ लिखिए ऐसे बॉक्स में, बोले लिखिए सम ऑफ रिजॉल्व पार्ट ऑफ फोर्सेस along OA बराबर का साइन लगाइए, इक्वल टू रिजॉल्व पार्ट ऑफ रिजल्टेंट along OA। रिजॉल्व पार्ट ऑफ रिजल्टेंट along OA। डायग्राम बना लीजिए।